ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और अपसामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। रात का वक्त था। एक व्यक्ति थका हारा ऑफिस से घर वापस लौटा था। उसने दरवाजा खटखटाया और वो यही सोच रहा था कि अब उसकी वाइफ जो है वो दरवाजा खोलेगी, लेकिन थोड़ा वेट करने के बाद भी दरवाजा जो था वो अंदर से उसकी वाइफ ने नहीं खोला। और उसके बाद उस व्यक्ति ने आवाज लगाई, आरू, अगर तुम कर क्या रही हो? मैं कब से बाहर इंतजार कर रहा हूं, दरवाजा खोलो यार। और उसके कुछ ही देर बाद उसकी जो वाइफ थी उसने दरवाजा खोला और वो व्यक्ति घर के अंदर दाखिल हुआ। उस व्यक्ति ने अपनी वाइफ से कहा, आरू, तुम कर क्या रही थी? हाँ, मैं कब से बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं कि तुम अब दरवाजा खोलोगी, लेकिन तुम दरवाजा ही नहीं खोल रही थी। इतना वक्त कैसे लग गया? हाँ। और फिर उस व्यक्ति ने अपनी वाइफ का चेहरा देखा तो उसकी वाइफ के चेहरे पर गुस्सा जो था वो साफ साफ देखा जा सकता था। और उसकी जो वाइफ थी वो सीधा कमरे में चली गई बिना कुछ कहे। वो व्यक्ति फ्रेश होने के लिए चला गया और उसके बाद वो वापस आया। वो रूम के अंदर एंटर हो ही रहा था, तभी उसने दरवाजे पर ही अपनी वाइफ की रोने की आवाज सुनी और उसे बहुत बुरा लगा। वो रूम के अंदर गया तो उसने देखा कि उसकी वाइफ जो थी वो रो रही थी। और जैसे ही उसकी वाइफ ने उसे देखा तब वो उठकर बैठ गई और अपने आंसू पोंछने लगी। उस व्यक्ति ने कहा, अरे बात क्या है, कुछ बताओगी? क्यों रो रही हो? कोई बात हुई है क्या? अगर तुम बताओगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? हाँ। उसकी वाइफ ने कोई जवाब नहीं दिया और वो रोने लगी। गुस्से में ही उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, एक तो दिन भर उस बॉस की चिक 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 सुनो, रात के वक्त घर आओ तो इन मोहतरमा का ड्रामा देखो। क्या करूं ऐसी जिंदगी का। जब ये बात उस व्यक्ति की वाइफ ने सुनी तब वो रोने लगी और उसने कहा, इतनी परेशानी थी तो शादी क्यों करी? हाँ, शादी से पहले तो कहते थे कि हाँ तुम्हें यहां घुमाने ले चलूंगा, वहां घुमाने ले चलूंगा और मैंने भी शादी कर ली। और अब क्या कर रहे हो तुम? सुबह जाते हो, शाम को आते हो बस, और मैं दिन भर यहां पर बस ये झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, बस यही कर करके मतलब दिमाग खराब हो गया है। सोचती हूं कि तुम मुझे थोड़ा टाइम दोगे, जो वादे तुमने शादी से पहले किए थे उन्हें पूरा करोगे, लेकिन तुम बस सुबह जाते हो, रात को खराब मूड के साथ आते हो और मुझे बस डांटते हो और सुनाते हो। मुझे कोई बात नहीं करनी, जाओ, मैंने डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिया है, खा लो, मैं सोने जा रही हूं। उस व्यक्ति की जो वाइफ थी वो लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी। उस व्यक्ति ने भी सोचा कि उसकी वाइफ सही ही कह रही है। इतने साल हो गए शादी को, उस व्यक्ति ने जो भी वादे करे थे शादी से पहले, उसने एक भी वादा जो था वो पूरा नहीं किया था और वो सिर्फ अपने काम में लगा रहता था। और उसके बाद वो अपनी वाइफ के पास लेट गया और उसने प्यार से अपनी वाइफ से कहा, अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं कौन हूं? और फिर उसकी जो वाइफ थी उसने कहा, याददाश्त भी खो दी है क्या? हाँ, भूल गए कि तुम कौन हो? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं भूला नहीं हूं, बस मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं कि मैं कौन हूं, तुम्हारा क्या लगता हूं। और फिर उस व्यक्ति ने अपने वाइफ का हाथ पकड़ लिया और उसकी वाइफ के फेस पर एक स्माइल आ गई और उसने कहा, तुम मेरे हस्बैंड हो। और फिर उस व्यक्ति ने पूछा, और तुम शादी से पहले मुझे क्या कहकर पुकारती थी? क्या नाम था मेरा शादी से पहले? हाँ, डीके ना? और फिर उस डीके की वाइफ ने कहा, हाँ, बहुत अच्छा था वो लड़का, मेरी हर बात मानता था, मेरी हर विश पूरी करता था। न जाने शादी के बाद कहां वो खो गया। अब तो मुझे एक खड़ूस मिल गया है जो कि सुबह ऑफिस जाता है, शाम को आता है और मुझ पर ही चिल्लाता है
और अपना सारा गुस्सा मुझ पर उतारता है। और फिर डीके ने कहा, अरे पागल, मैं ही तो हूं वो लड़का, मुझसे ही तो शादी हुई है तेरी, क्यों ये सब कह रही है? और फिर उसकी वाइफ ने कहा, तुम बहुत बदल गए हो, एक बार जरा सोच कर देखना। डीके जो था उसने अपना फोन निकाला और उसके बाद उसने एक नंबर डायल किया और उसकी जो वाइफ थी उसने कहा, किसे फोन कर रहे हो? और फिर डीके ने कहा, अरे बस मेरी एक गर्लफ्रेंड है, उसे शादी करनी है, तुम्हारे नखरे तो बहुत ज्यादा हैं, तो अब मैं सोच रहा हूं उसी से शादी कर लूं। जैसे ही ये बात डीके ने कही वैसे ही उसकी वाइफ ने उसके हाथ से फोन छीन लिया और उसकी वाइफ ने उस फोन को पटक दिया, जिसकी वजह से वो जो फोन था वो कई टुकड़ों में बट गया। और उसकी वाइफ ने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की? हाँ, तुम सिर्फ मेरे हो, समझे तुम? और फिर डीके ने कहा, तुमने मेरा फोन तोड़ दिया? अरे अरे मन बुद्धि, मैं मजाक कर रहा था। अरे यार, इतना महंगा फोन मेरा तोड़ दिया। अपने बॉस को फोन कर रहा था मैं कुछ दिनों की छुट्टी लेने के लिए, तुमने फोन ही तोड़ दिया यार। और फिर डीके की जो वाइफ थी उसने कहा, क्या तुम अपने बॉस को फोन कर रहे थे? तो तुमने ऐसा क्यों बोला कि मतलब कि तुम अपनी किसी गर्लफ्रेंड को फोन कर रहे हो उससे शादी करने के लिए? और फिर डीके ने कहा, अभी बताया तो कि मजाक कर रहा था। अरे यार, ऐसा कैसा मजाक होता है यार? ऐसे मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मेरा तो दिमाग चकरा गया था, गुस्से में मुझे कुछ नजर ही नहीं आया। मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकती हूं, लेकिन तुम्हें मैं नहीं खो सकती। मत करो विशेष पूरी, मत करो कुछ भी, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। लेकिन ये जो तुमने भद्दा सा मजाक किया ना, आगे से मत करना, वरना मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। डीके के चेहरे पर एक स्माइल आ गई और उसने कहा, कोई नहीं, तुम मुझसे इतना प्यार करती हो तो मेरे भी कुछ फर्ज बनते ही हैं। फोन तोड़ दिया, कोई बात नहीं, एक अलमारी में दूसरा फोन भी रखा हुआ था ना, जो इमरजेंसी के लिए होता है, वो लेकर आओ। और फिर डीके की जो वाइफ थी वो गई और वो दूसरा फोन लेकर आई। डीके ने उसमें अपनी सिम डाली और फोन को ऑन किया। उसके बाद उसने अपने बॉस को कॉल किया और डीके ने कहा, हेलो सर, मुझे एक बात करनी थी आपसे। एक्चुअली मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए। एक्चुअली सर, मेरी जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट है और मुझे उसका ख्याल रखना पड़ेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। डीके ने फोन रखा और उसके बाद डीके की जो वाइफ थी वो उसका चेहरा देखने लगी और उसकी वाइफ ने कहा, क्या तुमने क्या कहा अपने बॉस से? मैंने कहा कि तुम प्रेग्नेंट हो और क्या, और मुझे 1 महीने की छुट्टी मिल गई। बॉस ने कहा है कि अपनी वाइफ का ख्याल रखो और उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशंस भी कहा है। और फिर डीके की वाइफ ने कहा, लेकिन तुमने झूठ क्यों बोला उनसे? और फिर डीके ने कहा, इसमें झूठ क्या, 1 महीने की छुट्टी मिल गई, अब कहीं बढ़िया सी जगह पर घूमने के लिए जाते हैं, और जब 1 महीना हम साथ में छुट्टियां बिताएंगे तो वापस लौटने के बाद तुम वैसे ही प्रेग्नेंट हो जाओगी। डीके की जो वाइफ थी उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने कहा, बड़े बेशरम हो गए हो तुम। खैर कोई बात नहीं, 1 महीने की छुट्टियां, मजा आ गया। अगले दिन डीके की जो वाइफ थी आरू, उसने देखा कि डीके लैपटॉप पर कुछ कर रहा है और उसके बाद आरू ने कहा, क्या बात है, आज तो तुम लैपटॉप लेके बैठ गए, तुम तो कह रहे थे कहीं घूमने के लिए जाएंगे। और फिर डीके ने कहा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? घूमने का मतलब क्या होता है? मतलब तुम क्या चाहती हो? मतलब हाँ, चाय बिस्कुट लेके मतलब निकल जाए पास वाले पार्क में? हाँ बोलो।
अरे हम कहीं घूमने जा रहे हैं यार, किसी अच्छी जगह पर जाएंगे, प्लानिंग होती है, सिलेक्शन होता है कि हाँ यहाँ पर जाना है, हाँ वही कर रहा हूं। और फिर आरू ने कहा, तो बताओ क्या मतलब डिसाइड किया, कोई जगह मिली बढ़िया सी? और फिर डीके ने कहा, हाँ एक जगह मिली है, बहुत सुंदर जगह है, फोटोज काफ़ी अच्छी हैं और इस जगह के बारे में कोई ज़्यादा जानता भी नहीं है। जैसे ही ये बात आरू ने सुनी तब आरू ने कहा, अच्छा दिखाओ ज़रा मुझे भी। और फिर जैसे ही लैपटॉप में उसने उस जगह की तस्वीरें देखी तब आरू ने कहा, यार ये जगह तो बहुत अच्छी है, हम यहीं चलेंगे, यहाँ पर जाना पक्का हो गया। और फिर डीके ने कहा, यहाँ पर और फिर आरू ने कहा, क्या 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 क्या, मैंने बोल दिया कि यहाँ जाना है तो यहाँ जाना है, तुमने मेरे लिए छुट्टियां ली है ना, तो मेरी बात मानोगे ना? और फिर डीके ने हाँ में सर हिलाया और उसने कहा, ठीक है, मैं अरेंजमेंट करता हूं, पैकिंग वगैरह कर लेना। रात को खाना खाते वक्त डीके ने कहा, सुनो मैंने सारी अरेंजमेंट कर दी है, तो हमारी जो फ्लाइट है वो परसों की है, तो कल पूरा सामान पैक होना चाहिए, समझ गई तुम? और फिर आरू ने हाँ में सर हिलाया। अगले दिन उसने पैकिंग वगैरह करी और उसके अगले दिन जब उनकी फ्लाइट थी तब वो उससे कुछ घंटे पहले ही निकल गए। आरू बहुत ही ज्यादा खुश थी, उसका जो एक ड्रीम था डीके के साथ घूमने जाना वो पूरा हो रहा था और एयरपोर्ट पर उसके चेहरे पर खुशी साफ साफ देखी जा सकती थी। डीके ने कहा, क्या बात है, मैंने आज तक तुम्हें इतना खुश कभी नहीं देखा। और फिर आरू ने कहा, क्यों, मेरी खुशी तुमसे देखी नहीं जा रही? जिसके जवाब में डीके ने कहा, अरे यार क्या यार, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, बकवास मत किया करो। और फिर आरू ने हंसते हुए कहा, मैं भी तो मजाक ही कर रही थी। उन दोनों ने फ्लाइट पकड़ी और उनकी फ्लाइट रवाना हुई। काफी लंबा सफर तय करने के बाद वो वहां उस शहर के एयरपोर्ट पर उतरे। एयरपोर्ट के बाहर से उन्होंने कैब करी, वहां अपने उस होटल पे पहुंचे जहां पर उनकी बुकिंग थी। उस होटल को देखकर आरू का जो मुंह था वो खुला का खुला रह गया और उसने कहा, इस होटल में हम रहेंगे? और फिर डीके ने कहा, हाँ यही मैंने बुक करा है, क्यों पसंद नहीं आया? और फिर आरू ने कहा, अरे इतना महंगा होटल देखकर ही सर चकरा रहा है, कितने रुपए का है ये पर डे का रेंट इसका? और फिर डीके ने कहा, अरे तुम आम खाओ ना, गुटलियां क्यों गिनती हो, पैसे मेरे लग रहे हैं, तुम एंजॉय करो सिर्फ। अब मैं तुम्हें घुमाने के लिए लेकर आया हूं तो अच्छे से खर्च करना पड़ेगा ना, वरना कहोगी कि एक बार घुमाने ले गया उसमें भी कंजूसी कर रहा था। मैं किसी को शिकायत का मौका नहीं देता, चलो अब अंदर। वो जो होटल था वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था और वो होटल जो था वो एक खूबसूरत से जंगल के बीचों बीच बना हुआ था, जहां के रूम से जो नजारा था जंगल का वो बहुत ही ज्यादा अच्छा दिखता था। उस होटल के रूम्स को देखकर आरू बहुत खुश हुई और उसने कहा, यार रूम तो बहुत अच्छा है और यहां बालकनी से तो जंगल कितना ज्यादा सुंदर नजर आ रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये सब एक सपने की तरह है। मुझे पिंच करो, पिंच। और फिर डीके ने आरू की पीठ पर एक घूसा मारा और उसने कहा, दर्द हुआ? आरू वहीं पर पीठ पकड़कर बैठ गई और उसने कहा, मैंने पिंच करने के लिए कहा था, मुक्का मारने के लिए नहीं। कोई बात नहीं, तुम रो लो थोड़ी देर, यहाँ के नज़ारे देखो और तुम्हारे अंदर हिम्मत है, तुम्हें शुरू से हॉन्टेड प्लेसेस पर जाने का शौक था ना? और फिर आरू ने कहा, हाँ, क्यों, यहाँ कोई हॉन्टेड प्लेस है क्या? और फिर डीके ने कहा, हाँ एक जगह है,
हम दोनों की बुकिंग कर दी है और कल जो है हम वहां पर जा रहे हैं। जगह बहुत ज्यादा डरावनी है। अगर तुम्हें डर लग रहा हो तो तुम यहीं कमरे में पड़ी रहना। मैं तो जानती ही हो कितना ज्यादा बहादुर हूं, मैं अकेले होकर आ जाऊंगा। और फिर आरुण ने कहा, क्यों तुम अकेले क्यों जाओगे? मेरे को भी जाना है, मैं भी जाऊंगी। बचपन से मेरा सपना था हॉन्टेड प्लेस पर जाकर वहां की डरावनी चीजों को एक्सपीरियंस करने का, और अब मौका मिला है तो क्या मैं मना कर दूंगी? ना, मैं भी जाऊंगी। पूरा दिन एंजॉय करने के बाद अगली सुबह वो तैयार हो गए उस हॉन्टेड प्लेस पर जाने के लिए। और आरू बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि उसका सपना था कि वो एक हॉन्टेड प्लेस पर जाए, और उस दिन उसका सपना जो था वो पूरा हो रहा था। उनका जो गाइड था वो एक लड़की थी, और उस लड़की ने कहा, तो मैं आप सभी को कुछ बातें जो है वो वहां जाने से पहले बता देना चाहती हूँ। तो वो जो जगह है वो बहुत ही ज्यादा डरावनी है और मिस्टीरियस है, और इसलिए हम सभी को सावधानियां बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी बिना बताए इधर से उधर अलग नहीं होगा, समझे आप सब? और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कोई भी पैनिक नहीं करेगा, हर कोई ठंडे दिमाग से काम लेगा। क्या आप सभी समझ गए? और फिर डीके ने कहा, अरे आप हमारे साथ हैं तो हमें पैनिक करने की क्या जरूरत है। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, और वो जो हाथ था वो डीके की वाइफ आरू का था। और आरू ने कहा, इतनी खुशी से तो तुमने मुझसे आज तक कभी एक शब्द नहीं बोला जितनी खुशी से तुमने इस लड़की को ये बात कही। हाँ? तभी वहां पर एक लड़का आया और उसने कहा, सॉरी, ये जो लोग हैं इन्हें मैं गाइड करूंगा, आप वहां सीनियर से बात कर लीजिए, आपको किसी और प्लेस पर जाना है। और फिर उस लड़की ने कहा, हाँ ओके, कोई बात नहीं, आप इन्हें लेके जाइए, मैंने इन्हें बातें बता दी हैं, बस आप इन्हें संभाल कर लेकर जाइएगा। और फिर उस लड़के ने कहा, आप फिक्र ना करें। डीके ने धीमी सी आवाज में कहा, पैसा बर्बाद हो गया है। जंगल को पार करते हुए वो जो गाइड था वो सभी लोगों को उस हॉन्टेड प्लेस पर लेकर जा रहा था, और वो जो हॉन्टेड प्लेस था वो जंगल के बहुत ही ज्यादा अंदर था। चलते चलते बहुत सारे लोग थक गए थे और कई लोगों ने सवाल किया, अरे और कितना दूर है यार, चल चल के मेरी टांगे जो है बहुत ज्यादा थक गया मैं। और फिर उस गाइड ने कहा, बस थोड़ा सा दूर और है। जैसे जैसे वो सभी जंगल के अंदर घुस रहे थे वैसे वैसे जंगल का जो माहौल था वो डरावना होता जा रहा था। वहां पर सूरज की जो किरणें थी वो भी बहुत कम पहुंच रही थी। और आरू ने डीके से कहा, यार ये जंगल अभी तक तो बहुत अच्छा नजर आ रहा था, अचानक से यहां अंधेरा होना शुरू हो गया, मुझे बहुत डर लग रहा है। और फिर डीके ने कहा, डरपोक कहीं की, चुपचाप मेरे साथ चलो। मैं भी तो तुम्हारे साथ हूं, मुझे डर नहीं लग रहा, आई एम सो स्ट्रांग। तभी डीके के ऊपर एक कीड़ा गिर गया और वो चिल्लाने लगा, ओए 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 ओए, ये क्या है? ओ क्या है? ओ ओ ओ। और फिर वो जो गाइड था वो भागते हुए डीके के पास आया और उसने कहा, सॉरी सर, आप बस खड़े रहिए, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, मुझे हटाने दीजिए। और फिर उस गाइड ने उस कीड़े को हटाया और उस गाइड ने कहा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, यहां पर ऐसे छोटे मोटे कीड़े मिलते रहते हैं, तो चलिए आपको मैं लेकर चलता हूं। सभी लोग आगे बढ़ गए और आरू जो थी वो डीके को देख रही थी और उसने डीके को देखते हुए कहा, सो स्ट्रांग। हाँ, यही कह रहे थे तुम? और फिर डीके ने कहा, अरे मेरी जान जल्दी चलो, अभी कुछ हुआ था क्या? चलो चलो, वो आगे निकल जाएंगे, सब तुम्हारी तरह आलसी नहीं है कि हाँ धीरे धीरे चलेंगे। और फिर आरू और डीके उन लोगों के पीछे पीछे चलने लगे। काफी लंबा सफर तय करने के बाद वो एक जगह पर पहुंचे और वो जगह एक खंडहर था। उस खंडहर को देखकर लोग जो थे उनकी हालत खराब हो गई और उस
जो गाइड था उसने बताना शुरू किया, ये जो जगह है कई 100 सालों पहले यहां पर लोग रहा करते थे, लेकिन एक रात यहां पर आग लग गई और रात के वक्त इस जगह पर जो लोग सो रहे थे उन्हें पता नहीं चला और वो आग की चपेट में आ गए। यहां पर न जाने कितने लोगों की जानें गई और तब से लोगों का कहना है कि यहां पर उनकी आत्माएं भटकती हैं। रात के वक्त कोई भी यहां आने की हिम्मत नहीं करता। उस जगह का जो माहौल था वो हद से ज्यादा डरावना और भयानक था। वो जो गाइड था वो सभी लोगों को उस जगह के बारे में बता रहा था। आरू भी वहीं पर घूम रही थी और डीके वहीं आरू के पीछे पीछे था। जैसे जैसे अंधेरा हुआ वहां का जो नजारा था वो और भी ज्यादा डरावना होने लगा और तकरीबन 6 बजे उस गाइड ने कहा, तो चलिए, बस यही सब था इस जगह पर। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं अंधेरा हो रहा है और अब हमें यहां से चलना चाहिए। डीके ने आरू से कहा, तो बताओ कैसा लगा ये हॉन्टेड प्लेस? और फिर आरू ने बताया, बहुत ज्यादा डरावना है यार, मुझे बहुत डर लग रहा है। यहां ऐसा लग रहा है जैसे यहां पर हमारे अलावा भी कोई है। अब बस एक अलग ही एक्सपीरियंस हो रहा है, लेकिन न जाने क्यों मुझे मजा आ रहा है। खैर, अंधेरा जैसे जैसे हो रहा है मेरा खौफ बढ़ रहा है। चलो अब चलते हैं। और फिर सभी उस गाइड के पीछे चलने लगे। वो सभी वापस लौट कर जा ही रहे थे, तभी अंधेरे में ही उन्होंने एक डरावनी सी आवाज सुनी और उनमें से एक आदमी ने कहा, क्या आपने किसी की आवाज सुनी? यहां पर कोई है? और फिर उस गाइड ने कहा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इस जंगल में कोई भी खतरनाक जानवर नहीं है, तो आप आराम से चलिए। और तभी उस गाइड के ऊपर किसी ने एक मानव कंकाल फेंका और ये देखकर सारे लोग पैनिक करने लगे और चिल्लाने लगे। तभी वहां पर किसी के दहाड़ने की आवाज आई। डीके और आरू वहीं पर जम से गए और उन्होंने देखा कि एक झाड़ी के अंदर 2 लाल चमकती हुई आंखें थी जो सभी लोगों को घूर कर देख रही थी। आरू ने कहा, ये क्या है? ये क्या है? और फिर डीके ने कहा, पता नहीं, हमें यहां से भागना चाहिए। वहां पर अफरा तफरी मच गई और उस झाड़ी के अंदर से एक 8 फुट का आदमखोर नरभक्षी दानव वेंडिगो निकला, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा पतला था और उसके शरीर की जो हड्डियां थी वो साफ साफ देखी जा सकती थी। उसका जो मुंह था वो खून से सना हुआ था और उसने दहाड़ते हुए लोगों पर हमला कर दिया। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भागने लगे। उस आदमखोर ने सबसे पहले उस गाइड को पकड़ा और बीच में से चीर फाड़ कर अलग कर दिया और उसका मांस खाने लगा। ये देखकर लोगों ने अपना मानसिक संतुलन जो था उसे खो दिया। जिसे जहां जगह मिल रही थी वो वहां से भाग रहा था। डीके भी समझ गया था कि वहां पर अब ज्यादा देर तक रुकना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए उसने आरू का हाथ पकड़ा और वो जितना हो सकता था उतनी तेजी से वहां से भागा। कई किलोमीटर जंगल के अंदर भागने के बाद आरू ने कहा, अरे रुक जाओ, हम जा कहां रहे हैं? हम जंगल के बाहर जा रहे हैं, जंगल के अंदर जा रहे हैं, कुछ पता भी है? डीके ने कहा, अरे अंदर जा रहे हो या बाहर जा रहे हो? सबसे पहले उस आदमखोर से दूर भागो। कई किलोमीटर भागने के बाद वो दोनों एक नदी के पास आ गए और उन्होंने वहां पर रुककर चैन की सांस ली। आरू ने कहा, वो क्या था? इतना भयानक जीव मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखा। जिसके जवाब में डीके ने कहा, यह तो मुझे भी नहीं पता वो कौन था, लेकिन जो कोई भी था वो एक नरभक्षी था। बैठ जाओ, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूं। आरू ने कहा, रात हो गई है, हर जगह सिर्फ अंधेरा है, पता नहीं हम कहां आ गए हैं, अब हमारा क्या होगा? डीके ने कहा, तुम घबराओ मत, नहीं, मैं मदद बुलाता हूं। ये कहकर उसने अपना फोन निकाला तो उसने देखा उसमें नेटवर्क्स जो थे वो गायब थे और ये देखकर उसकी जो टेंशन थी वो कई गुना ज्यादा बढ़ गई।
आरू ने कहा, अब क्या होगा, अब क्या होगा? मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं है, हम जंगल के इतने अंदर आ गए हैं, अब क्या होगा? और फिर डीके ने कहा, हिम्मत रखो, सब सही होगा। ये वक्त घबराने का नहीं है, ये वक्त दिमाग से काम लेने का है। सबसे पहले हमें कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी जहां हम रात बिता सके, उसके बाद सुबह सोचेंगे क्या कर, हमें करना क्या है। बहुत ही ज्यादा मुश्किल से उन्होंने एक सुरक्षित जगह ढूंढ निकाली। वो एक नदी के किनारे रात गुजार रहे थे और आरू ने कहा, समझ नहीं आ रहा ये अच्छा हुआ या बुरा। और फिर डीके ने कहा, क्या मतलब? यहां पर हमारी जान पर बन आई है, मदद बुलाने का कोई जरिया नहीं है, और न जाने वो आदमखोर अगर यहां आ गया तो हम दोनों की जाने जाएगी। और तुम कह रही हो अच्छा हुआ या बुरा? सीधी सी बात है, बहुत बुरा ही हुआ है। और फिर आरू ने कहा, बस तुम पॉजिटिव रहो, मैं तुम्हारे साथ हूं ना, अगर मरेंगे तो साथ में मरेंगे। अभी आसमान में देखो, तारे चमकते हुए कितने ज्यादा खूबसूरत नजर आ रहे हैं। अगर हम उस आदमखोर पर ध्यान देंगे तो हम डरते रहेंगे, लेकिन हम अगर एक दूसरे पर अगर ध्यान देंगे तो हमें मजा आएगा, अच्छा लगेगा हमें। डीके धीरे धीरे आरू के पास आने लगा। और फिर आरू ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? अभी जंगल में हैं हम, और यहां पर थोड़े बहुत खतरे हैं। मैंने कहा कि हमें एक दूसरे पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन इतना भी ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, हाँ? और फिर डीके ने कहा, अरे ये सब मैं सिर्फ मजबूरी में कर रहा हूं। जैसे ही ये बात आरू ने सुनी तब उसने कहा, अच्छा ऐसी क्या मजबूरी है? जिसके जवाब में डीके ने कहा, अरे 1 महीने का टाइम है, अब मैं वापस जॉब पर जाऊंगा तो मैंने बॉस को कह रखा है कि तुम प्रेग्नेंट हो, तो ये झूठ हो जाएगा ना, इसलिए मैं तुम्हें, हाँ खैर, मुझे प्यास लग रही है, नदी पास में ही है, मैं तुम्हारे लिए भी पानी लेकर आऊंगा और खुद भी पी लूंगा, ठीक है? और फिर आरू ने कहा, अरे मत जाओ, सुबह तक रुक जाओ, अंधेरा बहुत ही ज्यादा है, भगवान न करे बीच में कुछ हो गया तो, मैं रहने दो, मत जाओ, सुबह तक रुक जाओ, मुझे भी प्यास लगी है, लेकिन मैं कंट्रोल कर रही हूं, सुबह जैसे ही रोशनी होगी हम पी लेंगे जाकर। और फिर डीके ने कहा, ऐसे डरने से कोई फायदा नहीं होगा जान, हमें ऐसे डरना नहीं चाहिए। अभी तुम ही मुझे बता रही थी ना कि पॉजिटिव रहना है, और अब तुम खुद ही नेगेटिव बातें कर रही हो। तभी वहां पर एक अजीब सी डरावनी सी जो आवाज थी वो गूंजी, और ये जो आवाज थी ये बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। ये आवाज और किसी की नहीं बल्कि उसी आदमखोर की थी जो कई किलोमीटर दूर से आ रही थी। उस आवाज को सुनकर डीके और आरू बहुत ज्यादा डर गए, और आरू ने कहा, ये आवाज। और फिर डीके ने कहा, घबराओ नहीं, वो बहुत किलोमीटर दूर है हमसे। पूरी रात उन्होंने खौफ में बिताई, और जैसे ही सुबह हुई तब वो वहां से निकल गए। उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, भूखे प्यासे इधर से उधर वो जंगल में भटक रहे थे। और फिर डीके ने कहा, यार कभी सोचा नहीं था ऐसे भूखे भटकना पड़ेगा, हाँ, भूख से हालत खराब हो गई है। तभी वहां पर आरू को एक पेड़ दिखा, और आरू ने कहा, वहां देखो, वहां एक पेड़ है, वहां उस पर कोई फल लगा हुआ है, वो फल खाते हैं। और फिर डीके ने कहा, अरे हाँ, मजा आ गया, यहीं रुको। ये कहकर वो डीके उस पेड़ के पास गया और पेड़ पर चढ़ने लगा। उसने वहां से फल तोड़े, और उसने ढेर सारे फल तोड़े, और वो फल लेकर आरू के पास आया और उसने आरू को खाने के लिए दिया। उन दोनों ने पेट भर के फल खाए, और उसके बाद उन्हें शांति मिली। आरू ने कहा,
यार भूख से हालत ही खराब हो गई थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अगर कुछ देर और नहीं मिलेगा तब तो मैं मर ही जाऊंगी। वो पूरा दिन इधर से उधर भटकते रहे। रात के वक्त उन्होंने एक और सुरक्षित जगह ढूंढी और वहीं पर रात बिताने लगे। डीके ने कहा, मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं यार। कभी सोचा नहीं था ऐसे हालातों का सामना करना पड़ेगा। जैसे ही डीके ने यह बात कही वैसे ही जैसे ही ये बात आरू ने सुनी तब आरू ने डीके का पैर दबाना शुरू कर दिया और फिर डीके ने कहा, कभी कभी लगता है कि तुमसे शादी करके मैंने अपनी जिंदगी का सबसे सही फैसला किया। अब समझ आ रहा है कि मेरी किस्मत इतनी भी बुरी नहीं है। तुम मुझे मिल गई। आई लव यू सो मच। और फिर आरू के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। आरू ने कहा, न जाने कब हम यहां से निकल पाएंगे।